बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो किड्स आईसेड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेक्चर नंबर 12 में जैसा कि आपको पता है कि हम इंसर्ट मेन्यू को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज इंसर्ट मेन्यू का सेकंड लेक्चर है जो कि है अबाउट द टेबल ग्रुप, और जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, टेबल को डायरेक्टली ड्रॉ करने के मेथड्स कौन से होते हैं और टेबल को डिलीट कैसे किया जाता है, एंड मैनी मोर। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेसिंग द बेल आइकन एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा आज के लेक्चर का जो पहला टास्क है वो है कि किस तरह से टेबल को इंसर्ट किया जाता है इंसर्ट कमांड के ज़रिए। जी व्यूअर्स, तो अब देखें हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इंसर्ट मेन्यू पर आ जाना है और फिर हमने टेबल की कमांड के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा आ रहा है इंसर्ट टेबल और साथ में ये कुछ बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं यूज़ करें, हम यूज़ करेंगे इंसर्ट टेबल कमांड को। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर कुछ कमांड्स आ गई हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़। आपने सबसे पहले खुद डिसाइड करना है कि जो आप टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं वो टेबल जो है उसके अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए और कितनी रोज़ होने चाहिए। अब कॉलम्स और रोज़ की कन्फ्यूजन भी कुछ स्टूडेंट्स को होती है, तो मैं अब आपको ये बता दूं कि जो हॉरिजेंटली होती हैं वो हमारी रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल्स होते हैं, जो नीचे की तरफ ऊपर से जो नीचे आते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और जो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं वो हमारी रोज़ होती हैं। तो अब सपोज़ मैं क्या चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा टेबल बनाना चाहती हूँ कि जिसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाए, फिर उसका नेम आ जाए, फिर उसके फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, फिर सेकंड टेस्ट के मार्क्स और थर्ड टेस्ट के, और फिर ऑब्टेन मार्क्स आ जाए। अब देखिए ये स्केच मैंने अपने माइंड में बनाया और मुझे पता चला कि मुझे टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी 6 कॉलम्स की ज़रूरत है, और मेरे स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है जिसका वो मैं रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहती हूँ या अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना चाहती हूँ। तो सपोज़ हम कर लेते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं 5, तो मैंने 5 जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ 6 नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो हम लेंगे, क्योंकि एक रो के अंदर जो है वो आपकी हेडिंग आएगी और 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनका वहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो है वो बनेगा, और देन हमने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखें कि इंसर्ट टेबल हम कर चुके हैं यूजिंग इंसर्ट मेन्यू एंड यूजिंग इंसर्ट कमांड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर जैसे ही आपका टेबल बना तो आप ये देखते हैं कि आपकी जो रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं वो इक्वल साइज़ में, ये आपका क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, ये रो है। तो आप देख रहे हैं कि ऑल रोज़ का जो साइज़ है वो भी इक्वल आ रहा है और ऑल कॉलम्स जो हैं वो भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल साइज़ में यहाँ पर हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, और वो ये है कि अगर आपके कर्सर का साइज़ बड़ा होगा, यानी हमने अपनी राइटिंग का जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया था और उसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू पर आए और यहाँ से हमने टेबल पर आकर इसे कहा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स बना दे 3, नंबर ऑफ़ रोज़ दे दें 2 एंड देन ओके। तो अब ये देखें कि इस टेबल और इस टेबल की लुक में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और वो क्यों आया है। यहाँ पर जो आपकी रोज़ है उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, और कॉलम की विड्थ जो है, चूँकि हमने बनाए ही 3 कॉलम्स थे, तो कॉलम की विड्थ जो है वो अप टू मार्जिन हमारे पास आती है। उसमें हम चाहे जितने भी कॉलम्स बना लें तो इसने तो अप टू मार्जिन ही सेट होना होता है, तो अप टू मार्जिन उसने कॉलम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन रो हाइट जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, ड्यू टू द कर्सर हाइट। जितना ज़्यादा आपके कर्सर की हाइट होगी, यानी जितना ज़्यादा राइटिंग साइज़ होगा उतना ज़्यादा जो है वो हमारे रो का हाइट जो है वो ज़्यादा आएगा। और अगर आप उसकी हाइट को रिड्यूस कर देंगे, आप यहाँ पर देखें कि मैंने इसकी हाइट को रिड्यूस किया,
तो अब हमारा जो रो है, अब रो की हाइट जो है हम उसको कम कर सकते हैं। और उसको कम करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक को आपने प्रेस कर कर रखना है और देन आपने इसको इस तरह से ऊपर मूव कर लिया। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो है, अच्छा अब यहाँ पर देखें आप कि ये हमारी जो फर्स्ट रो है, मैं इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं हो रही, इट्स अ क्यूरी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने टेबल के ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम एक रो तो कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको इतने से पोर्शन को कंसीडर करें, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, तो फिर ये इस टेबल का एक सेल है। यानी एक बॉक्स जो होता है एक टेबल का, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम एक सेल बोलते हैं। तो ये हमारे टेबल का क्या है? एक सेल है। और राइटिंग का साइज़ मैंने सिर्फ इस सेल का जो है वो चेंज किया। अगर आप सिर्फ एक सेल का राइटिंग साइज़ चेंज कर देते हैं तो बाकी जो सेल्स हैं उनका तो राइटिंग साइज़ आपका लार्ज ही है। और अब अगर आप इसको कम करने की कोशिश करेंगे तो वो चूँकि एक सेल का राइटिंग साइज़ आपने रिड्यूस किया और बाकी सेल्स का ज़्यादा है, तो वो आपकी हाइट को चेंज नहीं करने देगा। इस वजह से आपको क्या करना है कि जितना राइटिंग साइज़ आपने इस सेल के अंदर रखा है, अगर आप वही सेम राइटिंग साइज़, अब देखें मैं दोनों सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर रही हूँ और दोनों को सेलेक्ट करके मैंने 14 राइटिंग साइज़ दे दिया। नाउ यू कैन सी कि अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आ रही। मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो आपकी रो की हाइट है उसको क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे देखें, जितना हम साइज़ जो है वो रिड्यूस करेंगे या जितना ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी रो है उसका जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जितनी आप राइटिंग का साइज़ कम करेंगे हमारी रो की हाइट उतनी ही कम हो जाती है। जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी कि मैंने अब यहाँ पर आपने इस बात पे भी गौर करना है कि मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ रो हाइट, यानी कि रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? रो की हाइट को चेंज करने के लिए मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये सैम्बल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये शेप जो है, इस शेप को लेफ़्ट क्लिक करके जब आप ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे तो इस तरह से हमारी रो की हाइट जो है वो कम हो जाएगी, और अगर आप नीचे की जानिब लेकर आएंगे तो रो की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखें, चाहे राइटिंग साइज़ आपका छोटा भी है, हम रो की हाइट को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर आप कम करते हैं और वो मज़ीद कम नहीं हो रहा तो उसके अंदर राइटिंग का साइज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होगा। आप उसको ज़रूर चेक करें। और एक और क्यूरी भी है यहाँ पर मेरे ज़हन में आ गई, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि राइटिंग का साइज़ कम ही होता है, लेकिन क्या होता है कि हमने अनकॉन्शियसली नीचे एंटर प्रेस किया होता है और फिर हमने बैक स्पेस नहीं किया होता। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कम करने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये कम नहीं हो रहा, जबकि राइटिंग का साइज़ यहाँ पर 11 आ रहा है, यहाँ पर भी 11 आ रहा है और यहाँ पर भी 11 आ रहा है। लेकिन जब मैं इसकी हाइट को चेंज करने की कोशिश करती हूँ तो इस रो की हाइट चेंज नहीं हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया हुआ है। आप जैसे ही बैक स्पेस करेंगे तो ये देखें कि ऑटोमेटिकली रो की हाइट जो है वो कम हो गई। तो रो की हाइट जो है, इसकी ये दो क्यूरीज थी जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, और साथ में मैंने आपके सामने एक शेप को, टेबल की शेप को डिस्कस किया है जिससे हम रो की हाइट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम, आप उसको चाहे इंक्रीज़ करना चाहते हैं चाहे आप उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे कि आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जब आप इसको पीछे की जानिब लेकर आ रहे हैं तो अब ये देखें कि कॉलम की विड्थ कम हो गई है, और जब आप इसको लेफ़्ट क्लिक करके राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो अब कॉलम की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम टेबल की कुछ और शेप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपको पता है, ये जो आई बना आ रहा है इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर जो है ये हमारा राइटिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन आप टेबल की सराउंडिंग देखें, यहाँ एजेस पर देखें तो एक ये शेप आ रही है और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक ये शेप आ रही है। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देती हूँ। नाउ यू कैन सी हियर, मैंने आपके सामने इसको जूम कर दिया। 4 एंडेड एरो, और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपका एक स्क्वायर आ रहा है। उसके ये जो साइन होता है इसको मूव साइन बोला जाता है। ये साइन जो होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको मूव साइन बोला जाता है। और जबकि आप अगर राइट साइड की जानिब देखें तो यहाँ पर बॉटम एरिया में हमें जो ये शेप नज़र आ रही है, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है,
ये देखें जी, ये ओनली क्या बना हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसके ऊपर अपना माउस रखेंगे, अपना पॉइंटर रखेंगे, तो ये आपका कुछ टू एंडेड एरो की फॉर्म में इस तरह से ये लुक दे देता है। जबकि अगर आप टॉप साइड पर आते हैं और टॉप साइड पर आकर अगर आप यहाँ पर जो है वो अपना कर्सर रखते हैं, सॉरी अपना पॉइंटर रखते हैं, तो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये जो साइन आ रहा है ये पॉइंटर मूव का साइन आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ कि ये जो हमारी शेप है जो टॉप पर मौजूद है, ये टॉप शेप जो है हमारी, ये इस्तेमाल हो रही है फुल टेबल की सिलेक्शन के लिए और फुल टेबल को मूव करने के लिए। हम इसको मूव कर सकते हैं, आप इसकी प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, इस शेप की मदद से टेबल की प्लेसमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मूव करवा के पेज की किसी भी हिस्से तक ला सकते हैं। और अगर आपको फुल टेबल सेलेक्ट करना हो तो तब भी आप इसी शेप के ऊपर वन टाइम क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट टेबल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जबकि राइट साइड पर मौजूद जो शेप है ये हमें हेल्प कर रही है टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द टेबल, नॉट ओनली द हाइट। ये जो रो की हाइट है और कॉलम की विड्थ है वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो टेबल की जब आप उसको रीसाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो वी सेड दैट कि ये जो शेप है हमारी ये टेबल को रीसाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे हम अपने टेबल का जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, आप उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़्यादा हाइट की फॉर्म में बनाना चाहती हूँ तो ये देखिए जस्ट मैंने इसकी हाइट चेंज कर दी। अगर मैं इसको विड्थ की फॉर्म में लेना चाहती हूँ और इसकी हाइट मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो ये देखें कि मैंने इसको विड्थ की फॉर्म में एडजस्ट कर लिया। तो ये शेप हमारी रीसाइज के लिए यूज़ होती है। जबकि यहाँ पर ऊपर की जानिब देखें तो आपको ब्लैक कलर का पॉइंटर नज़र आ रहा है जो फुल कॉलम को सेलेक्ट करता है। और यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लैक पॉइंटर आ रहा है, अभी इसने एक सेल सेलेक्ट किया। जब आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे और लेफ़्ट क्लिक को आप ड्रॉप नहीं करेंगे और ये देखें कि आप इसको ड्रैग करते आगे की तरफ लेके जाएं तो पूरी की पूरी रो और इस तरह मोर देन वन रोज़ जो हैं वो भी आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। एंड द थर्ड सिलेक्शन मेथड इज़ आप सिंपली आपका ये जो पॉइंटर लुक आ रही है आप क्या करेंगे कि इसकी मदद से इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक शेप्स को डिस्कस किया और टेबल को इंसर्ट करने का जो मेथड है हमने उसको सीखा और साथ में हमने रो और कॉलम की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने का तरीका सीखा। अभी आते हैं सेकंड, आज के लेक्चर के सेकंड कंटेंट की जानिब जो कि है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ, अगर हमें टेबल इंसर्ट नहीं करना है और हमें टेबल को ड्रॉ करना है तो फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि हमें जहाँ पर टेबल को ड्रॉ करना है हम सबसे पहले उस लोकेशन पर आ गए, उसके बाद हम आ गए इंसर्ट मेन्यू पर। इंसर्ट मेन्यू पर आने के बाद आप क्या करेंगे कि आप आएंगे टेबल के मेन्यू में और यहाँ पर आपने नीचे की जानिब देखना है तो इंसर्ट टेबल के नीचे आपकी कमांड मौजूद है ड्रॉ टेबल। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप देखें तो एक पेंसिल सी आ गई है। माउस से लेफ़्ट क्लिक कर आप अपनी मर्ज़ी से टेबल की विड्थ बताएंगे और अपनी मर्ज़ी से आप फ्रीली कॉलम्स इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह लेफ़्ट क्लिक करके आपने लेफ़्ट क्लिक का ही इस्तेमाल करना है और लेफ़्ट क्लिक को इस्तेमाल करते हुए लेफ़्ट क्लिक को आपने प्रेस करके रखना है और इस तरह से आप इसकी जो कॉलम्स हैं, इसकी जो रोज़ हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। जी, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम टेबल को ड्रॉ किस तरह से करेंगे। तो ये जो ड्रॉ है ये हमारा एक फ्री मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने टेबल को फ्रीली तैयार कर सकते हैं और उसको जो भी हम लुक देना चाहें वो इजीली हम अपने टेबल को वो लुक जो है वो दे सकते हैं। और इंसर्ट किए गए टेबल के अंदर भी अगर हमने फर्दर रोज़ या कॉलम्स को बनाना हो तो ड्रॉ टेबल की कमांड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो इंसर्ट किया हुआ था टेबल उसके अंदर भी फर्दर मैंने कॉलम्स और रोज़ जो हैं वो क्रिएट की हैं। अब देखें ये कमांड जब आपकी एक्टिव हो गई, अब इसको बंद करने के लिए, क्योंकि जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे आपकी पॉइंटर जो है वो यही वर्क करता रहेगा, ड्रॉ करवाने का वर्क करता रहेगा। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप टेबल टूल बार में आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन मेन्यू एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर हमें ड्रॉ टेबल की कमांड भी नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ड्रॉ टेबल की कमांड जो है वो अनएक्टिव हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने जहाँ से इसको लगाया, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता रही थी और आज फिर मैं इस बात को रिपीट कर देती हूँ कि जो कमांड आप जहाँ से अप्लाई करते हैं वहीं से आप उसको ऑफ भी करते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है
कि जो कमांड आप जहाँ से लगा रहे हैं वहीं से आप उसको ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से भी आकर आप इसको ड्रॉ टेबल की कमांड को ऑफ़ कर सकते हैं। अगर हमारा जो कर्सर है वो टेबल से बाहर ब्लिंक कर रहा हो तो आपके पास टेबल से रेलेवेंट कोई भी टूल बार नहीं आ रही होती, सिर्फ आपके पास टेबल कमांड आ रही है जिसमें आप टेबल को इंसर्ट ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। बट अगर आपका कर्सर जो है वो टेबल के अंदर ब्लिंक कर रहा है तो फिर आप देखते हैं कि आपकी टाइटल बार के ऊपर टेबल टूल बार मेन्यू आ जाता है। आप ज़रा दोबारा देखें, यहाँ पर कोई मेन्यू नहीं आ रहा टेबल टूल बार का। जैसे ही आपने इसके अंदर क्लिक किया तो अब आप देखते हैं कि आपके पास टेबल टूल बार का मेन्यू आ गया है जिसके अंदर आपको फर्दर टू जो मेन्यू यानी कि टेबल टूल बार आ गई और टेबल टूल बार के अंदर टू मेन्यूज़ आपको मिल रहे हैं। एक है डिज़ाइन मेन्यू, एक है लेआउट मेन्यू। डिज़ाइन मेन्यू जिसका ताल्लुक इसके डिज़ाइन के साथ है और लेआउट्स के अंदर हम लोग इसके हाइट, विड्थ और इसकी जो फर्दर इसके अंदर जो चेंजेस हैं, सेल से रिलेटेड चेंजेस वगैरह हैं, वो हम कर सकते हैं। और डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम इसकी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, आप इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत तवज्जो से अटेंटिवली आप सुनते चले जाएं। और मेरा आज पूरा इस चीज़ का है कि मैं आपको आज पूरा जो टेबल मेन्यू है इसको कंप्लीट करवाऊं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टेबल टूल बार को थोड़ी सी देर के बाद, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेंगे टेबल ड्रॉ करने का डायरेक्ट मेथड। अभी आपने ड्रॉ टेबल का मेथड सीखा था। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं ना डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये सेल्स हैं। अब आपने इन सेल्स को क्या करना है, कॉलम्स और रोज़ में कन्वर्ट करना है। और उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1 कॉलम 1 रो। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख भी सकते हैं नीचे कि एक रो क्रिएट हो चुकी है और ये 1 ही कॉलम है। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 कॉलम्स एंड 1 रो। आप ज़रा नीचे की जानिब देखें, क्विक टेबल जहाँ पर आ रहा है उसके नीचे आप देख रहे हैं कि साथ साथ टेबल क्रिएट भी हो रहा है। तो देखें कि हमारे पास 2 कॉलम्स बन चुके हैं लेकिन रो 1 ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आपका जो डिजिट है वो आपकी कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड डिजिट जो है वो आपकी रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरह से अपनी माइंड के अंदर जो भी आपने जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपने बनाने हैं तो वो आप डिसाइड कर इस तरह से डायरेक्टली जो टेबल है उसको भी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल को इंसर्ट करवाने के जो 3 मेथड्स। हाउ कैन वी इंसर्ट टेबल बाय यूजिंग अ इंसर्ट कमांड, बाय यूजिंग अ ड्रॉ कमांड एंड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम टेबल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आते हैं जी टेबल डिज़ाइन मेन्यू की जानिब। मैंने कर्सर को टेबल के अंदर क्लिक किया, शेप्स भी आप पढ़ चुके हैं और अब हम लोग क्या करते हैं कि हम डिज़ाइन मेन्यू पर आ जाते हैं। डिज़ाइन मेन्यू में सबसे पहले हम टेबल के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे और आफ्टर दैट हम स्टाइल की ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपने ऑप्शंस पहले भी यूज़ करनी हो आप कर सकते हैं, बट हमेशा एक चीज़ पहले लाई जाती है और देन उससे रिलेटेड हम ऑप्शंस लेते हैं कि हमने इसका क्या करना है। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर टेबल के डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इन स्टाइल्स को आपने पहले व्यू कर लिया। व्यू करने के बाद अब आप इसमें से ऑप्शन ऑन करते हैं, जैसे टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, ये सारी ऑप्शंस मैंने ऑन कर दी। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके कुछ जो टेबल की पहले वाली लुक्स थी उनमें चेंज आ गया है। तो अगर आप चाहें तो इनको ऑन करके और देन आप इनकी लुक को देखकर और अपनी मर्ज़ी से टेबल का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। एंड अनदर मेथड कि आप सबसे पहले फ्रीली अपने माइंड में कोई सा भी यहाँ से डिज़ाइन जो है आप उसको क्या कर लें, चूज़ कर लें। और चूज़ करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें कि हेडर रो है, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो लुक ऐसी आती है, अगर ऑफ़ कर देते हैं तो लुक ऐसी आती है। टोटल रो है, यहाँ पर आप देखें तो नीचे की जानिब आपके पास डबल जो लाइन है वो शो हो जाती है। बैंडेड कॉलम्स अंदर, सॉरी बैंडेड रोज़ अंदर शेड आ गया। फर्स्ट कॉलम यहाँ पर जो है वो ऐसे आप देख रहे हैं कि इस जो स्टाइल मैंने जो अब सिलेक्ट कर रखा है इसके अंदर ऐसे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम का कोई वर्क नज़र हमें नहीं आएगा, जबकि बैंडेड कॉलम्स का आ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास कॉलम्स की तादाद ज़्यादा होगी तो चूँकि हमने ये स्टाइल चूज़ किया है तो अब ये देखें कि आपकी ये कमांड्स जो ऑप्शंस हैं ये ऑन करने की वजह से आपका जो टेबल का सिलेक्टेड स्टाइल है वो कुछ इस लुक में चेंज हो गया है। और इसी तरह आप फर्दर स्टाइल्स को देखते हैं, जो भी आपको आपकी वर्किंग के मुताबिक ठीक लगे, आप उसमें सेटिस्फाई हों, आप उस स्टाइल को क्या कर लें, इस तरह से चूज़ कर लें। ये बने बनाए आपके टेबल के डिज़ाइन है जो कि आपको, जिसमें आप देख रहे हैं कि बॉर्डर भी आ जाता है और साथ ही साथ बॉर्डर के साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास शेड्स भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने ये स्टाइल चूज़ किया,
हेडर को मैंने ऑन किया, हेडर लुक चेंज हो गई। फर्स्ट कॉलम को ऑन किया, फर्स्ट कॉलम की लुक चेंज हो गई। लास्ट कॉलम ऑन किया, लास्ट कॉलम की लुक चेंज हो गई। टोटल रो को सिलेक्ट किया तो टोटल रो की जो लुक है वो चेंज होगी। इसी तरह बैंडेड कॉलम एंड बैंडेड रोड्स आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बने बनाए स्टाइल्स होते हैं व्यूवर्स, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर सबसे टॉप पर एक कमांड मौजूद है प्लेन टेबल, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका टेबल दोबारा से प्लेन फॉर्म में जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। जी, कलर शेडोज़, यहाँ पर देखिए तो हमारे पास डिफरेंट शेडोज़ आ रहे हैं जिस तरह से हमने फिल कलर्स पढ़े। आप चाहें तो हर सेल को सेपरेट सेपरेट कलर भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरी रो आप सेलेक्ट करें, आप रो को अलग से कलर दे दें, और इसी तरह आप कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम को आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे दें। तो ये आपके पास इस तरह से शेड्स मौजूद हैं, जिसमें मोर कलर्स की कमांड भी मौजूद है, आप मोर कलर्स भी दे सकते हैं। और अगर आपने कलर अप्लाई किया और अगर आपको कलर अप्लाई जो आपने किया है अब वो नहीं चाहिए, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो देन आप नो कलर की कमांड के ऊपर क्लिक करके उस कलर को रिमूव भी कर सकते हैं। और अब आते हैं जी बॉर्डर्स की कमांड। देखिए बॉर्डर्स आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, अभी हम बॉर्डर्स को अप्लाई करते हैं। और बॉर्डर्स में सबसे पहले हम बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लेंगे। देखें अगर आप बॉर्डर का स्टाइल नहीं चूज़ करेंगे तो फिर तो आपका ऑलरेडी जो प्रेजेंट बॉर्डर है वो तो आ ही रहा है, फिर हम इस बॉर्डर की कमांड को क्यों यूज़ करें? हम इसी वजह से यूज़ करें क्योंकि हम इसका जो प्रेजेंट बॉर्डर स्टाइल है उसको हम चेंज करना चाहते हैं किसी अदर बॉर्डर स्टाइल के अंदर। तो आप ड्रॉ बॉर्डर में से यहाँ से सबसे पहले बॉर्डर का स्टाइल चूज़ करेंगे, देन आप इसकी विड्थ चूज़ करेंगे, देन आप इसका कलर चूज़ करेंगे, और कलर चूज़ करने के बाद अब आप बॉर्डर ऑप्शन लेंगे कि मुझे ये बॉर्डर कहाँ अप्लाई करना है, क्या ये बॉर्डर मुझे आउटसाइड अप्लाई करना है, क्या ये मुझे बॉर्डर इनसाइड आउटसाइड दोनों जगहों पर अप्लाई करना है। तो फिर ऑल बॉर्डर की कमांड हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगी। अदरवाइज़ आप अदर कमांड्स को भी अपनी वर्किंग की जो आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपनी नीड के मुताबिक उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर की कमांड अप्लाई करना चाहती हूँ और इनसाइड में अनदर स्टाइल चूज़ करना चाहती हूँ। जैसे ये डबल लाइन आ रही है, इसका कलर मैंने यहाँ से चेंज किया, और कलर चेंज करने के बाद अब इसको मैंने कहा कि इनसाइड लगा दें। अब यहाँ पे देखें कि इनसाइड एंड आउटसाइड बॉर्डर स्टाइल को यूज़ करके मैंने अपने जो मेरे पास यहाँ पर टेबल मौजूद था उसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस कर लिया है। जी, नाउ कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट कमांड, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्रॉ टेबल। यानी अगर आपको टेबल अब ड्रॉ करना है वो आप सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब दोबारा से मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ कि अगर मुझे इसके अंदर फर्दर रोज़ या कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, तो जो आपका स्टाइल यहाँ पर सेलेक्टेड होगा ना स्टूडेंट्स, जब आप ड्रॉ बटन को क्लिक करेंगे तो वही वाले स्टाइल में आपकी जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो क्रिएट होंगे। तो आप इसका भी ज़रा केयर करिएगा कि जब आप इसको ड्रॉ करने लगे तो आप स्टाइल देख लें कि आपका जो स्टाइल है क्या आप उसी स्टाइल में इसको ड्रॉ करना चाहते हैं। अरेज नेक्स्ट कमांड है हमारी डिज़ाइन मेन्यू की, अरेज। रेज़र जो है हमारा, ये यहाँ पर रेज़र का नॉर्मल इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन वगैरह को मिटाने के लिए। तो यहाँ पर रेज़र का जो इस्तेमाल है वो आपके इन रोज़ एंड कॉलम्स जो हमने क्रिएट किए हैं इनकी लाइंस को रिमूव करने के लिए। सपोज़ मैं यहाँ से ये लाइन नहीं चाहती तो मैंने इसे कहा कि इसको रेज़ कर दें, इसको रेज़ कर दें, लाइक दिस। ये देखें कि जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने इसे कहा कि इसको यहाँ से क्या कर दें, रेज़ कर दें, तो ये देखें कि हमारा यहाँ से इतनी तमाम एरिया से जो लाइंस थी वो क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो गई हैं। और ये देखें कि ये टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स कितने थे, 1, 2 एंड 3। मैंने इस लाइन को रिमूव किया, इस लाइन को रिमूव किया, तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये 3 सेल्स जो थे ये 1 सेल में चेंज हो चुके हैं। तो रेज़र हमारा सेल्स को मर्ज करने का काम भी कर रहा है। रेज़र जो है ये हमारा सेल्स को मर्ज करने का काम भी कर रहा है। यानी कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे 2 सेल्स आ रहे हैं, आप इन 2 सेल्स को 1 सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने मर्ज, इसके ऊपर मर्ज का फंक्शन जो है वो भी आपने रेज़र के ज़रिए इस तरह से परफॉर्म कर लिया। जी, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। like this। ये देख सकते हैं आप कि हम इसको इस तरह से मर्ज करते चले जा रहे हैं। जी,
नाउ कम्स टूवर्ड द लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू में क्या होता है कि सबसे पहली जो हमारी लेआउट मेन्यू की कमांड है वो है सेलेक्ट की, और ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट करना हो, ये आपका सेल सिलेक्टेड है, जब आप इसके अंदर खड़े हैं तो ये सेल आपका सिलेक्टेड है। बट अगर आप इसको प्रॉपर सिलेक्शन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपने सेल सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया, ये देखिए आपका सेल सिलेक्ट हो गया। आपने इसे कहा कि कॉलम को सिलेक्ट कर दें तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। आपको ये वाली रो सेलेक्ट करवानी है, आपने इस जगह पे कर्सर को पहले ब्लिंक करवाया, देन आप सेलेक्ट पर आए और आपने सेलेक्ट रो पे क्लिक कर दिया तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। और अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने सिलेक्ट टेबल पे क्लिक किया, इस तरह से आपका कंप्लीट टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है जी। उसके बाद जो हमारी कमांड है, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, वो है अबाउट द व्यू ग्रिड लाइंस। देखें डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि अगर हमने कोई ऐसा टेबल बनाया है कि जिसके अंदर, सपोज मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल पुटअप करने जा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ रोज़ एंड कॉलम्स क्रिएट कर लिए और यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, और यहाँ पर सामने की जानिब मैंने उर्दू में आके लिखा here I think so the language bar is not supportive, so इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। What is software? Set of programs are called software। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि उर्दू लैंग्वेज जो थी वो हमारी यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही। इंशाल्लाह वो मैं आपको कमिंग लेक्चर्स के अंदर दोबारा से इसको करवा भी दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 13, उसी के अंदर मैं आपको करवा दूंगी। यहाँ पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही कि उसकी इंस्टॉलेशंस वगैरह करूँ, तो आपको मैं इंशाल्लाह 13th लेक्चर के अंदर उर्दू के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। बट अगर आप सपोज करें कि इस तरफ हमारे पास इंग्लिश राइटिंग लिखी हुई है, इस तरफ उर्दू लिखी हुई है, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स बने हुए होते हैं, या अगर हमने कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट तैयार करनी है कि जिसमें इस तरफ इंग्लिश और सामने की जानिब जो है वो उर्दू लिखी हुई आ रही है और हम उसके अंदर ये लाइंस जो आ रही हैं हमारे टेबल की, इनको हम नहीं शो करना चाहते, तो हमने क्या किया कि यहाँ से बॉर्डर्स को आकर नो बॉर्डर कर दिया। ठीक है, अब जब हमने बॉर्डर्स को नो बॉर्डर किया और अभी हमें इसके अंदर फर्दर राइट डाउन करना है, तो आप देखें कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ये जज करना कि फ़र्दर कितनी रोज़ अभी मौजूद हैं और कॉलम कहाँ कहाँ पर है, मैं कहाँ से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हम लेआउट मेन्यू पर आकर ग्रिड लाइंस को ऑन कर देते हैं। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर जब मैंने इंटरफेस को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ग्रिड लाइंस टेम्परेरी लाइंस होती हैं जो कि हमारे वर्क स्पेस एरिया में तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन ना तो वो प्रीव्यू में आती हैं। ये देखें, मैंने कंट्रोल F2 को प्रेस किया तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास प्रीव्यू मौजूद है, ये प्रीव्यू में नज़र नहीं आ रही। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ जैसी हमें प्रिंट प्रीव्यू में नज़र आती है वैसी ही प्रिंट होकर आती है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ये लाइंस नज़र नहीं आ रही तो प्रिंटिंग में भी लाइंस नहीं आएंगी। तो अपनी वर्किंग को जो है वो इजी करने के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को आसान करने के लिए अगर हमने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया है और हम ये चाहते हैं कि हमें पता चलता रहे कि कॉलम किधर है, रो किधर है, तो हम लेआउट मेन्यू से आकर ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेते हैं। अगर आप इसको ऑफ करेंगे, ये देखें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। कब? जब आपने अपने टेबल को नो बॉर्डर किया हुआ है जी। नेक्स्ट कमांड है हमारी कि अगर आपने किसी भी रो को डिलीट करना है तो ये देखें कि हमने डिलीट रो पे क्लिक किया, रो डिलीट हो गई। अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे कि ये देखें कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं एक कॉलम को रिमूव कर दूँ, तो मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया और डिलीट पर आकर डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दिया। इस तरह से हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, देखें अगर आप इसको वैसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे ना, आपने इसको फुल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये डिलीट नहीं होगा। हाँ, अगर आपने इसके अंदर कुछ राइट डाउन किया हुआ है और देन आपने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन आपने प्रेस किया तो उसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है ना वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगा। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हमें यहाँ से डिलीट कमांड को इस्तेमाल करना है।
जी। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आ रही है वो रिलेटेड टू रो एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम में इजाफे से रिलेटेड है। इंसर्ट अबव और इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो, ये जो दोनों कमांड्स हैं ये हमारी इस्तेमाल होती हैं रो के लिए, और इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट ये हमारी इस्तेमाल होती हैं कॉलम्स के लिए। क्यों? ये देखें, इसके ऊपर की जानिब क्या है? रो। इसके नीचे की जानिब क्या है? रो। तो जब आपको किसी भी जगह पर ऊपर की जानिब रो चाहिए हो तो आप इंसर्ट अबव पे क्लिक कर दें, और जब आपको नीचे की जानिब रो चाहिए हो तो आप इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ईजिली जो रोज़ हैं उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है और हमारी रोज़ जो है वो उतनी ज़्यादा क्रिएट होती चली जाती हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करके करते हैं तो उतनी ही मज़ीद जो रोज़ हैं वो आपकी क्रिएट हो जाती हैं। यानी अब आप देखें, मैंने 3 रोज़ को सिलेक्ट किया और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, इंसर्ट, मैंने इसे कहा कि इंसर्ट बिलो, इसके नीचे जो है वो बना दे। तो ये देखें कि फर्दर उसने 3 ही रोज़, आप सिंगल पे क्लिक करेंगे तो सिंगल रो आएगी, और अगर आप ज़्यादा को सिलेक्ट करके रोज़ क्रिएट करेंगे तो इस तरह से ज़्यादा जो है वो आपकी रोज़ क्रिएट हो जाएंगी। और इसी तरह हम मोर देन 1 रोज़ को इकट्ठा सेलेक्ट करके डिलीट भी करवा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें कॉलम चाहिए, यानी कि अगर हमने कोई टेबल बनाया है और उस टेबल के अंदर हमने कॉलम्स का इजाफा करना है, तो फिर आप इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कॉलम्स में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। ये देखें, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने इसको चेंज कर दिया है प्लेन टेबल के अंदर। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आ रहे हैं। तो मैंने इसे कहा कि ऐसा करें कि यहाँ पर मैंने इसको दे दिया है कलर पर्पल। अब आप देखें तो पर्पल के इस साइड की जानिब कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 2, और इस तरफ कितने आ रहे हैं? 3। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी एक कॉलम क्रिएट कर लूँ, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट लेफ़्ट पर क्लिक कर दिया। तो ये देखें कि लेफ़्ट जानिब जो है वो एक कॉलम जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है मर्ज सेल। अभी आपने देखा कि मैंने आपको रेज़र के ज़रिए भी सेल्स को मर्ज करना सिखाया था। तो अगर हमें वो कमांड इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर हम मर्ज सेल की इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं लेआउट मेन्यू में आकर। मर्ज की कमांड अभी आप देख रहे हैं कि ऑफ जा रही है। ये क्यों ऑफ जा रही है? क्योंकि मर्ज का ताल्लुक मैनी के साथ है, मर्ज का ताल्लुक मैनी के साथ है, और अभी हमने सिंगल सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। व्हेन यू सेलेक्ट मोर देन 1 सेल्स तो मर्ज की कमांड एक्टिव हो जाती है, और इस तरह से जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो मैनी सेल्स जो हैं वो 1 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्प्लिट सेल का ताल्लुक ड्रॉ की तरह है, जिस तरह से मज़ीद रोज़ और कॉलम्स को क्रिएट करना। तो आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जब बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसे कहा कि ऐसा करें कि नंबर ऑफ़ 5 कॉलम्स एंड 1 रो, यानी कि रो मेरी ये एक ही रहे लेकिन इसके अंदर जो कॉलम्स की तादाद है वो 5 हो जाए, और मैंने इसको ओके किया। तो ये देखें कि इसके अंदर 5 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। पहले 3 थे, अब कितने हो गए हैं? अब 5 हो गए। तो इस तरह से हम स्प्लिट सेल्स यानी सेल्स का इजाफा करना। अब यहाँ पर ये रो एंड कॉलम नहीं ले रहा, यहाँ पर ये ले रहा है इसको रो और कॉलम को एज ए सेल्स ले रहा है, और एज ए सेल्स लेकर फिर वो उसमें कहता है कि आप इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको अंडू कर रही हूँ और मैंने इसे कहा कि आप इसको दोबारा से 3 कॉलम्स में चेंज कर दें। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज़ अबाउट द स्प्लिट टेबल। अगर हमने यहाँ पर देखें कि मैंने ये रो ली है, चले यहाँ पर पहले हम इंसर्ट बिलो कर लेते हैं। मैंने कुछ रोज़ ले ली एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक रो को दिया है कलर, और कलर देने के बाद अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से जो है इस एक टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँ। ये 1 टेबल ना रहे बल्कि ये 2 टेबल्स बन जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं लेआउट मेन्यू पर आऊँगी और स्प्लिट टेबल की कमांड पर क्लिक कर दूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो एक टेबल है वो 2 टेबल्स में डिवाइड हो जाएगा जी। उसके बाद जो हमारे पास कमांड मौजूद है वो है जी ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो एंड फिक्स कॉलम विड्थ। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ऑटो फिट टू कंटेंट का ताल्लुक राइटिंग के साथ होता है। जितना आपने जिस सेल के अंदर लिखा होगा उतनी आपकी राइटिंग के मुताबिक जो कॉलम की विड्थ है, कॉलम की विड्थ, रो की हाइट नहीं। ऑटो फिट का ताल्लुक रोज़ के साथ नहीं है, ऑटो फिट का ताल्लुक कॉलम के साथ है। और ऑटो फिट कॉलम में क्या होगा कि ऑटो फिट टू कंटेंट कमांड जो है, ये कंटेंट्स से क्या मुराद है, वो तमाम टेक्स्ट जो आपने अपने कॉलम के अंदर लिख रखा है, जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा आपको नज़र आएगी। ऑटो फिट टू विंडो, ऑलरेडी हमारा टेबल जो है वो ऑटो फिट टू विंडो हुआ है, यानी अप टू द
मार्जिन, जितना हमारे डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट होता है उतने एरिया के अंदर ऑटो फिट टू विंडो के ज़रिए हमारा टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली विंडो के ऊपर सेट हो जाता है। जबकि फिक्स कॉलम विड्थ में क्या होता है कि हम अपने टेबल की जो कॉलम होता है उसकी चौड़ाई को फिक्स कर देते हैं। नाउ सी द प्रैक्टिकल ऑफ इट, कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल नेम, और यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने लिखा मार्क्स, जी। अब यहाँ पर देखें कि ये जो सेल्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, सो मैंने इसको यहाँ से इतने कॉलम्स को डिलीट कर दिया है। अब ये देखें मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कहा ऑटो फिट टू द कंटेंट कर दो। अब नेम, जितना एरिया नेम ले रहा था उसने उतनी कॉलम की विड्थ उसको दे दी, जितना सब्जेक्ट लिखा हुआ था सब्जेक्ट के हिसाब से उसने उसको दे दिया। अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेम से पहले आकर स्टूडेंट नेम, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि कॉलम की जो विड्थ है वो चेंज हो गई। अच्छा, मैं इसके अंदर लिखती हूँ स्टूडेंट फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर देखें तो मज़ीद उसने क्या कर दिया, उसके कॉलम की विड्थ को जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि अब हमारा टेबल जो है वो किस कंडीशन में मौजूद है, अब हमारा टेबल ऑटो फिट टू कंटेंट की कंडीशन में मौजूद है। और वो जैसे जैसे कंटेंट में इजाफा होगा या कंटेंट में कमी होगी तो उस हिसाब से ही वो कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करता चला जाएगा। और अगर आप इसको ऑटो फिट टू विंडो कर देते हैं, ये देखिए मैंने इसको ऑटो फिट टू विंडो किया तो जितना मेरी डॉक्यूमेंट का मार्जिन आ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी डॉक्यूमेंट का मार्जिन है लेफ़्ट और ये मार्जिन है हमारी डॉक्यूमेंट का राइट। तो जितना हमारा मार्जिन आ रहा था उसने मार्जिन के हिसाब से टेबल को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। और अगर मैं इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर अब मैं इसको फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देती हूँ, तो अब आपने बहुत गौर से देखना है कि अब हमारे कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स हो चुकी है। और जब मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट फर्स्ट नेम, तो अब आप देख रहे हैं कि उसने कॉलम की चौड़ाई को तब्दील नहीं किया, क्योंकि अब हमारे कॉलम की चौड़ाई फिक्स्ड है और हमारा डाटा नीचे की जानिब आ गया लेकिन सामने की तरफ को आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि अब हमारा टेबल जो है वो फिक्स्ड फॉर्म में यहाँ मौजूद है। और अगर मैं इसको दोबारा से चेंज कर देती हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट में, तो फिर क्या होता है कि जितना हमारा कंटेंट होगा वो उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। अपनी मर्ज़ी से कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए हम सेल साइज़ ग्रुप को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स के लिखा हुआ है विड्थ, और इसकी विड्थ अभी कितनी आ रही है 1.35। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से उसको कम कर सकते हैं। तो ये आपका इस्तेमाल हो रहा है इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप एक वक्त में इकट्ठा तमाम जो आपके कॉलम्स हैं आप उसको सिलेक्ट करके भी आप उनकी विड्थ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये मैंने कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, तो ये देखें कि आप इस तरह से इसकी कॉलम की जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। हियर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द ऑटो फिट, मैं इसको ऑटो फिट टू विंडो कर देती हूँ। और अब आप देखें यहाँ पर जी, यहाँ पर देखें आप कि मैंने इसको यहाँ पर लिखा कि इस दोनों कॉलम्स की विड्थ को कर दें 3.5। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों कॉलम्स की जो विड्थ है वो हमारी 3.5, 3.6। और ये देखें कि अगर आप इसका साइज़ रिड्यूस करना चाहें तो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये देखें जी। और अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर आपको रोज़ की जो हाइट है, अगर एक रो की बढ़ानी है हाइट, तो अब ये देखें हाइट कमांड आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस तरह से एक रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़्यादा रोज़ आ रही हैं तो आप ज़्यादा रोज़ की हाइट को भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इकट्ठी सिलेक्शन करके।
नाउ द नेक्स्ट कमांड इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वली एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली। अगर आपकी टेबल की जो रोज़ की हाइट और विड्थ है वो आपने एडजस्ट की, वो ठीक नहीं फील हुई और अब आप चाहते हैं कि आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो आपने वन टाइम क्लिक कर दिया डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वली पर। तो अब आप देखें यहाँ पर ब्लैक शेड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ये रोज़ आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। और जब आपने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली पे क्लिक किया तो अब आप देखें तो आपके जो कॉलम्स हैं उनका साइज़ भी क्या हो चुका है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। द नेक्स्ट कमांड इज़ अबाउट द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, एक सेल की टोटल 9 अलाइनमेंट्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आप यहाँ पर देखें तो हमने जो अभी कंटेंट राइट डाउन यहाँ पर किया हुआ है, मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ करती हूँ और थोड़ा सा मैंने इसे कहा कि इसकी विड्थ जो है उसको भी इंक्रीज़ कर दें। अब आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो सेल है, अब आपने टेबल को नहीं फोकस करना, अब आपने सेल को फोकस करना है कि हमारा सेल जो है इसकी एक वर्टिकल पोजीशन है और एक इसकी हॉरिजेंटल पोजीशन है। अगर आप इसको हॉरिजेंटली देखें तो इसके टेक्स्ट की 3 अलाइनमेंट्स बनती हैं, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। और अगर आप इसकी वर्टिकल पोजीशन देखें तो उस लिहाज से जो अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट बनती हैं वो कौन सी बनती हैं, टॉप, सेंटर एंड बॉटम। तो एक सेल के अंदर हम अपनी जो अलाइनमेंट्स जो हमें टेबल की कमांड के अंदर जो मिल रही हैं सेल के लिहाज से, वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों को मिला के टोटल 9 अलाइनमेंट्स आपको मिल रही हैं, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, अब ये देखिए टॉप का वर्ड आपकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स के साथ अटैच हो रहा है क्योंकि टेक्स्ट हमारा टॉप भी है और साथ में हमारा टेक्स्ट या आप उसको लेफ़्ट रख सकते हैं या आप उसको सेंटर रख सकते हैं या आप उसको राइट रख सकते हैं। इसी तरह सेंटर, अगर आप इसको सेंटर करते हैं तो सेंटर में क्या होता है कि सेंटर लेफ़्ट। अब अगर आप देखें तो जो इसकी वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन के लिहाज से हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है, लेकिन हॉरिजेंटल पोजीशन के लिहाज से ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। तो सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, 3 पोजीशंस आपको ये मिली, इसके अलाइनमेंट्स मिली। इसी तरह बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो आपके पास टोटल एक सेल की 9 अलाइनमेंट्स होती हैं और ये आपने बहुत ज़्यादा अपने जहन में बिठा के रखनी है ये बात, क्योंकि ये आगे जाके आपके जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हैं उनके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन की। आप इसमें अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सॉर्ट कमांड आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम किसी भी टेक्स्ट की अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को इस्तेमाल करेंगे। अगर वो आपका टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा असद, उज़मा और फ़िज़ा, और यहाँ पर मैंने लिखा 100, 150 एंड 102। अब आप देखें कि अगर आप इसको सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो आपका टेक्स्ट इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात आपको बता दूँ कि असद के मार्क्स कितने हैं, 100। अगर मैं इस कॉलम को सॉर्ट करती हूँ तो मेरे रिमेनिंग ऑल कॉलम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखें कि असद के मार्क्स 100 थे तो 100 असद के साथ ही बॉटम पोजीशन पर आ गए। तो अगर आप एक कॉलम भी सिलेक्ट करते हैं तो एक्शन आपका तमाम डाटा के ऊपर हो रहा है जो आपकी सामने वाली रोज़ के अंदर, क्योंकि ये पूरी की पूरी रो की पोजीशन चेंज हो रही है, ओनली इस टेक्स्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये आपकी पूरी के पूरे रो की पोजीशन जो है वो आपकी चेंज हो रही है। और इसी तरह अगर हम किसी न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर ये चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं तब भी आप देखें तो आपकी पूरी की पूरी रो का जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया
तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, लेक्चर से रिलेटेड कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।